Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of power distribution and utilization. And yeah, surely we are at the end lectures, and we have few topics remaining that we will cover in just tomorrow and today. And lecture, inshallah, we will cover the major aspects of the subject. Till now, we have completed major aspects of the subject, but the remaining and review of the subject, whatever the topics has been remaining now. I will try to discuss more about the um, modern power distribution trends, and that will all be that's the additional thing that we will discuss as a, for more learning what are the opportunities. But for now, we have our concern more regarding the exam that's due on 29. So exactly 10 days from today, we have the paper of power distribution utilization. I am hopeful you are all preparing well for that paper. Okay, till now, is if anyone else has query regarding the lecture, regarding any topic, you may discuss with me here. We will quick bit our pace because it's revision a bit and the topics many we will discuss. So in last lecture we have discussed about the lumens flux, lumens intensity, illumination or illuminance और luminance और brightness and ये जो कल लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर डिस्कस किए थे प्रीवियस वो मंथ प्रीवियस वीक सॉरी मंथ नहीं प्रीवियस वीक में हमने ये चीजें डिस्कस की थी इस टॉपिक को सो उसमें हमने ये देखा था लाइट सोर्सेज कौन सी होती हैं कंडेंस वगैरह जो लाइट एक इलेक्ट्रिसिटी की लाइफ है और दूसरी जो करंट हमारे जो बाकी बायो वाली जो थी आर्क इलेक्ट्रिक आर्क वगैरह सारी चीजें मैंने आपको विजुअल्स भी उनके दिखाए कि वो आप लोगों को याद भी होंगे कि किस तरीके से वो चीजें थी अच्छा उसमें हमने ये भी पढ़ा था टर्म्स यूज इन एलिमिनेशन कौन कौन से होते हैं ये भी देखी थी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड लाइटनिंग स्कीम क्या होती हैं और लाइटनिंग लेवल्स क्या होती हैं जैसे स्टेडियम्स स्ट्रीट वगैरह और सारी चीजें और सन की नॉर्मली क्या होती है एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव कवर्ड इन दैट लेक्चर ओके so these are the units वगैरह and now we are talking about the one of the thing that's called the glare just like जिस तरह हम देखते हैं ना एक रोशनी हमें लगती है आंखों में चुभती है जिसको हम कहते हैं ग्लेयर उसको हम ग्लेयर कहते हैं अच्छा ग्लेयर क्योंकि हम इल्यूमिनेशन और लाइटनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यूटिलाइजेशन पार्ट में ग्लेयर का जो है आपके पास अक्सर ये लाइटनिंग के दौरान होता है और जब प्रॉपर आपके पास ना की गई हो तो ये इश्यू बहुत ही बढ़ जाता है ठीक है मुबशर आवाज आ रही है हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास या हेलो वालेकुम अस्सलाम जी मुबशर सो आज का टॉपिक हमारा है रिगार्डिंग वही आपकी सर आवाज कट हो रही है अभी बेहतर है हेलो अब बेहतर है ओके गुड मैं कह रहा था आज का टॉपिक हमारा है जो हमने एलिमिनेशन वाला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि गुड लाइटनिंग के क्या रूल क्या किस तरह होने चाहिए उसके मतलब हमने कैरेक्टर्स लिखे थे और उसके अलावा हमने लाइटनिंग सोर्सेज वगैरह हमने पढ़े थे लाइटनिंग के टाइप्स वगैरह और डिफरेंट जगहों पे ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम कर ली थी ठीक है लाइटनिंग लेवल्स वगैरह के बारे में सारा अच्छा आज क्या है ग्लेयर और हाउ टू रिड्यूस द ग्लेयर अच्छा मैंने पेपर इंशाल्लाह आज पेपर आप लोगों को बना रहा हूँ सो अभी जो हमारे टॉपिक अभी तक जितने भी हमने पढ़े मैं बैलेंस रखूंगा थ्योरी और उसको आपके उसको और आज रात आपको वो मिल जाएगी असाइनमेंट मिल जाएगी आप 26 तारीख तक दे सकते हैं तो 5-6 दिन तक आप उसमें असाइनमेंट में भी होंगे और असाइनमेंट को कोशिश कीजिएगा खुद कीजिएगा क्योंकि उसमें भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी पेपर्स के बारे में हम जो है ना वेडनेसडे तक क्लासेस चलाएंगे
वेडनेसडे के बाद हम ना जी क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे पास 24 तक तो प्रोविजन है, क्लास हम रख सकते हैं। मगर मैं कोशिश कर सर। रहा हूँ वेडनेसडे तक हम ना अपनी क्लासेस वाइंड अप कर दें। तो अभी जो भी क्यूरीज हो ना, मेक श्योर करें कि आप लोग ना वो पूछ लें, और जितनी भी हैं डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पेपर के हवाले से। ठीक है, सही सर। बाकी तैयारी सेट चल रही है? जी सर, तैयारी चल रही। चलो गुड। अच्छा, ग्लेयर क्या है? सिंपल सी हमारे आंख में जो ना एक रोशनी जो चुभती है ना, लगती है अक्सर जब हम बिल्कुल वो जो लाइटनिंग सोर्स जो इतनी इल्यूमिनेट हुई हुई होती है, जो लाइटनिंग की सोर्स है जिसकी इल्यूमिनेंस जो होती है ब्राइटनेस हमें, तो वो होती है ग्लेयर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है वो उसके हवाले से डिस्कस करेंगे उन स्कीम्स में। इन ह्यूमन आई द ओपनिंग ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय iris which depends upon the intensity of light received by the eye। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में हम ह्यूमन स्ट्रक्चर मींस ह्यूमन आई स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी जो ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल को उर्दू में क्यों क्या बोलते हैं? हमारे हिंदी में एक वर्ड है, मुझे उर्दू में इसका नहीं आ रहा, जो आंख का जो होता है ना, इसको अच्छा वर्ड है, याद आ रहा है आपको कुछ? उसमें इसको क्या बोलते हैं? सर हम तो सर यही बोलते हैं शायद सर, जैसे कोई अंडा है आंख में, अंडा ही बोलते हैं हम तो, काला अंडा या व्हाइट अंडा है। हाँ, बस फिल वक्त ऐसे ही समझे, मुझे एग्जैक्ट होल्स। में नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये जी। जो पीपल होता है ना, इसमें जो इसकी जो ओपनिंग होती है, इट्स कंट्रोल्ड बाय द इरिस। इरिस अगेन मेडिकल, मतलब मेडिकल के हवाले से सारी बातें ह्यूमन बायोलॉजिकल चीजें हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि जो है इरिस एक वो उसका भी नाम है, क्या कहते हैं, एक फूल भी है क्या, उसको इंग्लिश में इरिस कहते हैं। जी सर। ठीक है, प्यूपिल जो होता है हमारा, वो जो काला काला जो होता है आंख में, और इरिस जो होता है वो हमारा जो ब्लैक जो है ना स्पॉट हमारे आंख में जो ब्लैक होता है ना, जैसे हम नजर आ रहा होता है ब्लोर ट्रैप। और बाकी जो जी स्पेसेस सर। में जो होती है ना एक उसको हम बोलते हैं इरिस। ठीक है, वो डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव बाय द आई, मतलब उसकी जो ओपनिंग जो है ना डिपेंड करती है कि लाइट जो कितनी आंख में रोशनी पड़ी। अगर मिसाल लो आपकी आंख में कोई डायरेक्ट टॉर्च लगा दे तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो रोशनी चुभती है ना। अगर बिल्कुल थोड़ी होगी तो आप खोल खोल के गौर गौर से देखते हैं। सो उस चीज को डिस्कस किया जाए। If the eye is exposed to very bright source of light, the pupil of the eye contract automatically in order to reduce the amount of light admitted and prevent damage to the retina. This effect is called the glare। बात समझ में आई? जब हमें आंख में बहुत तेज रोशनी पड़ती है ना, तो फिर हमारी आंख का जो पिपिल है वो जो है आंख का वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो ऐसे क्लोज हो जाते हैं, और उससे ऑटोमेटिकली हमारे आंख में जो रोशनी अंदर जाती है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग कम होगी, जिस तरह हम आँख आँख पूरी ना खोलें, हल्की सी खोलें, तो वो लाइट कम जाएगी, तो उससे हमारा रेटिना को डैमेज ज्यादा नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा लाइट जाती है तो उससे हमारे रेटिना का डैमेज हो सकता है। तो ये नेचुरल अल्लाह ताला ने हिफाजती निजाम बनाया हुआ है। तो इस जो नेचुरल सिस्टम जो इस तरीके से वो रोकते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, नेचुरली जो रेटिना और इसका पिपिल का बंद होना ऑटोमेटिकली व्हेन ब्रेड ज्यादा लाइट एक्सपोज हो रही हो, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्लेयर। ठीक है, जी सर, जैसे मतलब सूरज की लाइट पड़ती है, मतलब जैसे तपिश हाँ बिल्कुल आंखों में, या ऐसे। कोई बल्ब की लाइट पड़ती है तो तो ग्लेयर। हम उसको इस इफेक्ट को कहते हैं ग्लेयर। ग्लेयर इज डिफाइंड एज द ब्राइटनेस विद इन द फील्ड ऑफ विजन ऑफ सच ए character so as to cause discomfort and interference in vision। Glare can cause eye strain as well as functional disorders, prolonged exposures। मतलब ये कि ग्लेयर जो है एक्चुअल में वो क्या है, डिफाइन एज द ब्राइटनेस विद इन द फील्ड ऑफ विजन ऑफ सच ए कैरेक्टर इज टू cause डिस्कम्फर्ट एंड इंटरफेरेंस इन विजन। मतलब ग्लेयर हम उसको कहेंगे कि एक मखसूस हद तक रोशनी जो होती है ना, उससे ज्यादा अगर उस सिस्टम को एक्सपोज होता है ना लाइट को, तो वो ब्राइटनेस, मतलब जिस तरह सूरज की रोशनी नॉर्मल है तो हमें चाहिए, अगर हम उसको सूरज को डायरेक्ट देखते हैं, क्योंकि वहां पे
रोशनी बहुत ज्यादा डायरेक्टली हमारे आंखों में एंटर होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो आपको ग्लेयर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, और वो जो इफेक्ट है ना एक्चुअली डिस्कम्फर्ट या एक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है हमारे विजन सिस्टम में, ठीक है, तो इसको ये आंख के लिए नुकसानकार है। ये अभी जनरल चीजें हैं। वैसे भी हमें जिस तरह कहते हैं ना सूरज ग्रहण या चांद सूरज ग्रहण के बारे में कहते हैं कि आप सूरज ग्रहण में डायरेक्ट सूरज की तरफ ना देखो, ये आंख को डैमेज कर सकता है, क्योंकि उस टाइम उसकी जो रेज वगैरह दूसरी टाइप्स की भी एक्सपोज हो रही थी, इसलिए रोशनी नहीं होती सूरज की उसमें रेज में, रोशनी के अलावा जो बाकी रेज वगैरह और अल्ट्रावायलेट वगैरह वो भी होती हैं, तो हमारे आंखों को वो नुकसान दे सकते हैं। तो इसी तरीके से ग्लेयर के बारे में अब आइडिया हो गया होगा। ग्लेयर वो चीज है जो एक हद से ज्यादा जो आपकी रोशनी जब आंख पे पड़ती है तो उससे वो क्या कहते हैं, हमारे जो रेंटिना को रेंटिना की सेफ्टी के लिए वो हमारा प्यूपिल है वो उसको कंट्रैक्ट कर देता है अपने मस्तिष्क को, और उसको हमारे पास जो रोशनी कम जाती है आंख में और उससे उसकी बचत हो जाती है। खैर ये तो हो गया मेडिकली, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल जाएंगी, तो हमारे इंजीनियरिंग के हद तक आइडिया अच्छा है। एज ए इंजीनियर आपको काम ये होगा कि लाइटिंग सिस्टम ऐसा बनाए कि रोशनी भी हो जो रिक्वायर्ड लेवल, जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो लक्स लेवल पढ़े थे ना डिफरेंट जगहों के, मिसाल पिच पे ज्यादा होता है, रोड पे बहुत कम होता है, रूरल में और भी जी कम सर। होता है, ठीक है, वो भी रोशनी लेवल भी रिक्वायर्ड हो, मगर साथ साथ ऐसी पोजिशनिंग हो उनकी कि आपके आंख पे ना उनको एज ए ह्यूमन इतना ज्यादा ग्लेयर ना पड़े, ठीक है, तो उसके हवाले से हम पढ़ते हैं। तो आई बात समझ में? जी सर। ओके, ल्यूमिनेंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट ये हमने पढ़ा था, ल्यूमिनेंस और इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब जिस पे लाइट पड़ती है जिस सरफेस पे, और जो लाइट जनरेट करता है वहां से ल्यूमिनेंस निकलती है, मतलब उधर उसको हम ल्यूमिनेंस कहते हैं। तो ल्यूमिनेंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, द मैक्सिमम टॉलरेबल luminance by direct observation is 7.5 candela per meter square. Following are approximate values of luminance for several sources of light. अच्छा, अब यहाँ पे इसने बताया है कि जो ल्यूमिनेंस होती है जो बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो कि टॉलरेबल है वो है 7.5 कैंडला पर मीटर स्क्वायर, और नीचे जो हमें उसने डिफरेंट सरफेसेस की जो क्या कहते हैं कि लेमिनेंस बताइए इन टर्म्स ऑफ कैंडला पर मीटर स्क्वायर पे। अब यहाँ पे देखें 7.5 नहीं सॉरी, ये 7.5 किलो होगा, 7.5 किलो का मतलब है 7500 कैंडला पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इस चीज को समझें। ये देखो सूरज की कितनी यहाँ पे आपको नजर आ रही है? जी सर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितनी नजर आ रही है ये? सर ये 15/10 क्यूब और 10 की पावर 8 यानी कि इतना सर हाँ, इसके है रेंज। मतलब इतनी कैंडला पर मीटर स्क्वायर इसकी ल्यूमिनेंस है, जी जी सर। ठीक है। ल्यूमिनेंस और हमारी एक्सेप्टेबल कितनी है, टॉलरेबल मतलब? सर 7500। बिल्कुल। अब देखो इससे क्या हमें पता चला कि सूरज के ऑब्वियस ही बात है, वैसे ही आप वो नहीं। अब इसके अलावा ये देखो ओपन स्काई का, नॉर्मली क्लियर स्काई की रोशनी कितनी है और ल्यूमिनेंस कितनी है? कितनी है थ्री नजर आ रही? थाउजेंड टू फाइव हाँ, जी जी सर। ठीक है, और ये सारी एक्सेप्टेबल रेंज में है। इस तरीके से बल्ब की देखें, क्लियर इनकंडेंस बल्ब मतलब वो लाल वाला पुराना नहीं बल्ब होता था, जी और इस तरह फ्लोरोसेंट इनकंडेंस बल्ब जो दूसरे वाइट हैं, फिर वो जो हमारे फ्लोरोसेंट लैंप जो है हमारी जो रॉड होती है जिसमें गैस वगैरह होती है जिसको एलिमिनेट करता है, जी इसमें सर। व्हाइट जी पेपर सर। एलिमिनेटेड बाय 100 लक्स, ठीक है, और व्हाइट पेपर। अच्छा, ये अभी शायद आपने कभी एक्सपीरियंस नोट किया हो कि वो जो कभी कभी ना बिल्कुल व्हाइट चीज पे रोशनी पड़ती है तो उस पे आप देख भी नहीं पाते। आपने पता नहीं ऑब्जर्व जी किया हो जी नहीं किया हो, बहुत जी अच्छा सर वो क्लियर हो। मतलब हाँ वो जी उस, बहुत कम यानी कि हाँ उसकी जब इल्यूमिनेंस जो होती है ना वो उस पे जब रोशनी पड़ती है तो वो इतना रिफ्लेक्ट करता है, व्हाइट कपड़ों पे भी बहुत होता है, मतलब ये कॉटन होता है ना प्योर, उसको सूरज में रख दो ना, वो जब प्योर हो बिल्कुल व्हाइट, वो ऐसा फील होता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, जब उनकी टॉलरेंस लेवल से ज्यादा होता है तो बंदा देख नहीं पाता, ठीक है। जी सर। अच्छा,
फैक्टर्स दैट इफेक्ट द ग्लेयर। अब तो ये हमने ग्लेयर पढ़ा, फिर ठीक है, फिर ल्यूमिनेंस की वो पढ़ा, और कौन सा ये भी हमने देखा कि इन टर्म्स ऑफ ल्यूमिनेंस कितनी हमारी ल्यूमिनेंस जो है ना टॉलरेबल है, उससे ज्यादा होगी तो वो हमारे यहाँ टॉलरेबल नहीं होगी। अब हमारे ये देख रहे हैं कि फैक्टर दैट इफेक्ट द जो एक तो हो गया फैक्टर जो हो गया हमारा ल्यूमिनेंस का, जो कि ग्लेयर को इफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब ल्यूमिनेंस ज्यादा होगी कम होगी तो उस हिसाब से ग्लेयर होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा। दूसरा लोकेशन ऑफ द लाइट, और ये बड़ी ऑब्वियस बात है, मेरे ख्याल में आप लोगों ने अपने घरों में भी ये चीजें नोट की होगी कि जो बल्ब की जो लोकेशन होती है बड़ा मैटर करती है। अगर बल्ब कोई नीचे बहुत लगा हो तो वो बड़ा चुभता है, मतलब रोशनी होती है मगर वो बहुत ही अजीब लग रहा होता है और आपको बार बार आंखों पे लग रहा होता है, ऐसे होता है नहीं? जी सर। जी ओके। सर। अच्छा, ये कब होता है? दिस काइंड ऑफ ग्लेयर occurs when the source of light is within the 45 डिग्री एंगल ऑफ द ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट का मतलब ऐसे ही जैसे आप जिस जगह पे खड़े हुए हो और उसको अपनी आंखों को स्ट्रेट देखो, उधर से एंगल अगर मेयर करो और जहाँ पे बल्ब आपको लगा हुआ हो, जिस तरह यहाँ पे वैसे ही दिखाया हुआ है, तो ये जो आपने नजर आ रहा है, ये ये जो चीज है ना इफेक्ट करती है। अगर इस 45 से नीचे होगा तो यूजुअली इसका इफेक्ट ज्यादा होता है ग्लेयर का, मतलब ग्लेयर इफेक्ट। और अगर 45 से ज्यादा होता है एंगल से आपका ये बल्ब ऊपर लगा होगा तो ये फिर भी जो है ना कम ग्लेयर होगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे बिल्कुल ही सर के ऊपर कोई चीज लगी हुई होती है तो उस पे आप ऊपर तो देखते ही नहीं है, नॉर्मली इधर उधर देखें तो आपको फिर भी वो उसकी ग्लेयर नहीं आएगा। सो ये जो है ना फैक्टर्स हैं। अब ये रूम के हवाले से यहाँ पे ग्लेयर मोर होगा एज कम्पेयर टू यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे इसने थोड़ा एंगल जो है ना इसकी यूं देखा जाए तो ज्यादा है और इसकी एंगल इससे थोड़ी कम है। आई बात समझ में? जी सर। और सेम केस है यार, ठीक है। ये एंगल जो है ना यहाँ पे एंगल छोटी है, यहाँ पे ज्यादा है, ये आगे पीछे हो गया है, इसको सेट करना था, ठीक है। सो ये जो है एंगल कम है, मतलब आपके आई के रेफरेंस से कम है। अगर आप दूसरे रेफरेंस से देखेंगे मिसाल लो वो अलग है, फिर जिस हिसाब से देखें, मगर ओवरऑल इसमें ग्लेयर आपके पास यहाँ पे ज्यादा होगा, मतलब ये एंगल कम है मगर ग्लेयर ज्यादा होगा। ये लेस ग्लेयर है क्योंकि एंगल ज्यादा है। बात क्लियर हो रही है? जी सर। ये तो बहुत ऑब्वियस है। अच्छा, इसी तरीके से जो दूसरे फैक्टर्स है, अब फॉर सपोज मैं अगर क्वेश्चन दूं आपको, एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई व्हाट इज ग्लेयर। अब मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अब वैसे भी आज पेपर बनाऊंगा तो उसमें कुछ बना दिया कुछ बनाऊंगा। सो आपको मैं पूछूं व्हाट इज द ग्लेयर एंड लिस्ट डाउन द इफेक्ट्स और लिस्ट डाउन द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द ग्लेयर। तो क्या लिखेंगे आप? ठीक है, तो इसमें इस तरीके से लिख लेंगे सर जी जी। जी सर, यही मतलब उसमें लिखेंगे कि मतलब ग्लेयर सर यानी कि ब्राइटनेस कोई हमारे होती है डायरेक्ट अगर पड़ती है सर। और सर हम ये लिख सकते हैं जैसे आपने बताया कि सर इतनी यानी कि 7500 यानी कि कैंडिला पर मीटर स्क्वायर है सर हमारी। तो सर इतनी मतलब ये कम है, अगर हम सन की लेते हैं तो मतलब ये कि कम पड़ती है बहुत। अरे पर वो अगर टॉलरेबल है, आसमान साफ मतलब हो तो इतनी हाँ इतनी नहीं। टॉलरेबल मतलब है जी कि इस टॉलरेबल। रेंज में अगर ये हमारे वो जी सर। रोशनी के होगी ना तो वो एक्सेप्टेबल है, और वो हमारी आंख को इतना एक्सेप्टेबल। नहीं चुभेगी, एक नॉर्मल हेल्दी आई को। अब आई टू आई भी मतलब एक ये लेवल ना एक्सेप्टेबल लेवल है। अच्छा, उससे सूरज की जाहिर बात है ज्यादा तो हमें चुभता भी है, और ये तो ऑब्वियस ही बात है। जी सर। ये तो हम ना एक रोजमर्रा के जो क्या कहते हैं कि फिनोमेना को, तो इस तरीके से आप उसमें ये चीजें लिखी और डेफिनेशन लिखी और ये फैक्टर 3 4 हैं लिख दिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो मैं कोशिश करूंगा आप लोग जो है ना ऐसी चीजें, मैंने जो काफी चीजें डिस्कस की, आपने काफी क्लासेस ली हैं और आप उनमें से कोई चीजें याद करके आप जो है ना लिखेंगे, इंशाल्लाह आराम से पेपर हो जाएगा आपका। तो मगर ये कि पेपर की तैयारी करनी जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये है कि जी सर।
दूसरे जो फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, पहला ल्यूमिनेंस ऑफ द सोर्स लाइट, मतलब जितनी ज्यादा रोशनी होगी उतनी ज्यादा हमें ग्लेयर होगी, तो ये बात तो सही है, ठीक है। अच्छा, लोकेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ये भी हमने डिस्कस लिया कि किस जगह पे रूम में या आसपास आपकी रोशनी रखी हुई है, मतलब लाइट सोर्स रखी हुई है, बल्ब या कोई, तो उस हिसाब से भी ग्लेयर जो है ना आपको इम्पेक्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनेंस अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेसेस, अब इसमें क्या है, मिसाल दो, द ग्रेटर द डिफरेंस इन ल्यूमिनेंस आर अमंग द ऑब्जेक्ट विद इन द फील्ड ऑफ विजन, the greater will be the glare created. The maximum recommended luminous disapprobation units are visual task, work surface, visual task, surroundings. ठीक है, distribution of luminous among different objects and surfaces. अब यहाँ मतलब आपके जो ल्यूमिनस का मतलब यहाँ पे वो ये कि सोर्स वगैरह है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट होती है, उससे भी ग्लेयर का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि व्हाइट कपड़ा या व्हाइट पेज है, अब एक जगह ऐसी हो जहाँ पे सिर्फ व्हाइट कपड़ा आसपास लगा हो, मतलब कपड़े की दुकान हो या कोई, तो उसपे उनका इम्पैक्ट अलग होगा। या दूसरा ऐसी जगह हो जहाँ पे आपके पास जो चीजें हैं वो ऐसी हो कि आपके पास क्या कहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करती हो, मतलब वो ऐसे ही है कि रोशनी आप जितनी भी करें एवरेज एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जिस तरह यूं देख लें कि एक रूम होता है ना जिसपे व्हाइट पेंट हुआ होता है, उस पे आप छोटा सा भी बल्ब जलाए ना एक रोशन सा लगता है, ऐसे है ना। और इसके अलावा मिसाल लो एक रूम है बगैर उसके पेंटिंग की हुई, मतलब उस पे एक पेंट ना हो, एक नया घर हो, किसी ने भी कलर नहीं करा, उस पे आप बल्ब जलाएं तो उधर वही सेम बल्ब, वैसे वही सेम रूम हो, ऐसे लगेगा कि रोशनी बहुत कम है, धीमी है। आपने शायद कभी इस तरह का इफेक्ट फील किया हो। तो डिफरेंट जो सरफेसेस होते हैं तो उस पे भी आपके जो इम्पैक्ट होता है ग्लेयर का। बात क्लियर हो गई? जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है, विद इन द फील्ड ऑफ विजन, यहाँ पे डेफिनेशन, द ग्रेटर द डिफरेंस luminous आर अमंग द ऑब्जेक्ट विद इन द फील्ड ऑफ विजन, द ग्रेटर विल बी द ग्लेयर क्रिएटेड, ठीक है। फील्ड ऑफ विजन का मतलब यहाँ पर यही है कि जिस तरह हम जहां तक देख सकते हैं ना उसको हम अपनी फील्ड ऑफ विजन कहेंगे, मतलब हमारे आंख की नजर की जो फील्ड है जहां जहां पे हम जितना हम देख सकते हैं। मतलब मैं मिसाल सपोज आप एक रूम में, तो आप रूम की हद तक की देख सकते हैं, तो आपकी वो फील्ड ऑफ विजन मतलब जो देखने की जो रीजन होगा वो रूम तक ही होगा ना, तो उस हवाले से बात कर रहा है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन ल्यूमिनेंस अमंग द ऑब्जेक्ट्स विद इन द फील्ड ऑफ, the greater will be glare created in the आपके पास, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये आपके पास चीजें हो गई। अगेन इसकी भी जो चीजें हैं ना वो बहुत सारी और भी हैं, मैं आपको अभी जो है अच्छा, टाइम फ्रेम ऑफ द एक्सपोजर, इवन लाइट सोर्सेज विद a low luminance can cause glare if the length of the exposure is prolonged too much, मतलब जो आपके पास टाइम फ्रेम है ना, एक छोटी सी भी लाइट हो अगर उसको मिसाल तौर जो एक्सपोजर का मतलब एक मिसाल तौर कोई एक सिंपल सी चीज भी हो, जैसे एक छोटा सा बल्ब भी हो, अगर उसको आप ना कंटिन्यूस देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, उससे भी ग्लेयर क्रिएट हो जाता है। ये शायद कभी बचपन में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो, किया है कभी? जी सर। ठीक है, तो एकदम देख देख के ऐसे ऐसे लगता है वो आंख में रोशनी चुभती होती सिंपल है वो, तो ये भी होता है। तो इस वजह से क्या, टाइम फ्रेम ऑफ द एक्सपोजर मतलब आप उस लाइटनिंग सोर्स को कितने तक एक्सपोज हो रहे हैं, इससे भी आपको ग्लेयर इफेक्ट जो है वो होता है। अवॉइडिंग ग्लेयर इज रिलेटिवली सिंपल proportion and can be achieved in different way।
अब ये तो हमने पढ़ लिया, मतलब हमने क्या पढ़ा कि भाई ग्लेयर क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा इफेक्ट जहाँ पे डिस्कम्फर्ट वगैरह शुरू हो जाए तो वो हम उसको आंख में डिस्कम्फर्ट हो जाए तो ग्लेयर हो जाए। फिर हमने पढ़ा कि भाई ग्लेयर के इफेक्ट कौन से कम फैक्टर्स करते हैं, भाई ल्यूमिनेंस ऑफ दिस, मतलब जो जहाँ से लाइट आ रही है उसकी रोशनी कितनी है, लोकेशन ऑफ द सोर्स, लाइट सोर्स कहाँ पे लगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनेंस अमंग डिफरेंट जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की, ल्यूमिनेंस सोर्सेज, ल्यूमिनेंस मतलब लाइट सोर्सेज की, टाइम फ्रेम ऑफ द एक्सपोजर, टाइम फ्रेम ऑफ एक्सपोजर मतलब कितने अरसे तक एक्सपोज हो रही है लाइट सोर्स से आपके आंख, तो इस सब चीजों पे डिपेंड करती है आपकी ग्लेयर। ठीक, फिर सवाल पैदा होता है भाई ठीक है हमने पढ़ लिया कि ये ग्लेयर होता है, उसको ये फैक्टर रिड्यूस कैसे करें। सवाल तो यही होता है ना, हमेशा कोई आपको प्रॉब्लम बताता है तो उसके बाद डायरेक्ट आपके जहन में यही आता है कि भाई आप सॉल्यूशन बताओ ना इसका, ऐसे ही है ना। जी सर। तो अभी इसके जो सॉल्यूशन में हमारे पास जो रिड्यूसिंग सॉल्यूशन का मतलब रिड्यूस करने के लिए, अवॉइडिंग ग्लेयर इज रिलेटिवली सिंपल प्रोपोर्शन एंड कैन बी अचीव इन डिफरेंट वे। ये रिलेटिवली इजी है और इसको डिफरेंट तरीके से अचीव किया जा सकता है। ठीक है, किस तरह, बाय यूजिंग इन्वेलपिंग डिफ्यूजर्स और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स देयर कैन डायरेक्ट लाइट प्रॉपर्ली। इन्वेलपिंग डिफ्यूज या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स तो आपने शायद देखे होंगे, उससे आपका जो ग्लेयर कम किया जा सकता है। मतलब ऐसे कि आप जो कोशिश करें कि कौन सा जो आप घरों में एक होता है ना जिसमें क्या कहेंगे उसको, कभी कभी बल्ब्स के आगे कुछ चीजें लगा देते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं जो उससे उनकी जो है ना रोशनी आ रही होती है, मगर उसका जो इम्पैक्ट होता है ना लाइटनिंग का, वो डायरेक्ट नहीं आता आपके, तो वो जो है ना उसको हम डिफ्यूजर्स कहते हैं, या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स फॉर दी ग्लेयर रिड्यूसिंग भी यूज होता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरा गूगल क्रोम? नहीं सर। पैराबोलिक तो वैसे ही देखा होगा आपने, मतलब वो, हाँ ये होता है ना डिश टाइप की चीजें होती हैं, तो उस तरीके की भी चीजें यूज की जाती हैं ग्लेयर को। एक तो ये तरीका है, दूसरा बाय इंस्टॉलिंग द सोर्स ऑफ लाइट इन सच ए वे दैट दे विल नॉट इंटरफेयर विद द एंगल ऑफ विजन। ये तो चलो इतना शायद आपको ना मिले, मतलब ये इंडस्ट्रीज वगैरह में शायद होगा वहां पर जो चीजें हैं, मगर ये जो आपके पास हमने नॉर्मली करते हैं आपने, कि जो लाइट सोर्स की लोकेशन को इस तरीके से करेंगे कि हमें रोशनी मिले और उसके इम्पैक्ट जो है ना हमारे आंख पे इतने ज्यादा ना हो। जिस तरह फॉर सपोज नॉर्मली हम जो इंसान है ना या तो बैठे होते हैं या उठे होते हैं, तो हमारा जो आंख के देखने का जो होता है ना एक नॉर्मली या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है या तो नीचे होता है, और हमारा विजन के अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सामने हो, तो आप जो है ऊपर वाले जगह पे ना बहुत कम देखते हैं, तो बल्ब जो है ना उनकी लोकेशन ऊपर रख दी जाए 45 एंगल से ऊपर, तो बहुत रेयर होता है कि आपको ग्लेयर मतलब कम हो जाएगा। और दूसरा रात के टाइम में मिसाल और आप सोते हैं तो उस टाइम आपको आंख में बल्ब लग सकता है फॉर सपोज, तो उस टाइम तो वैसे हम लाइटें बंद कर देते हैं मोस्ट केसेस में। तो इस तरीके से एक जो है ना आप जो है ग्लेयर को कम कर सकते हैं बाय डिफरेंट लोकेशंस पे सेटल करके लाइट सोर्सेस को। अच्छा, बाय डिजाइनिंग लाइटिंग स्कीम विद करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनेंस, वही के लाइट सोर्सेज को इस तरह लगाया जाए, या तो वो बाकी या तो अपनी लाइटिंग सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि आपके पास जो है वो जो ग्लेयर कम हो। ये अगेन लोकेशन वाइज या जो भी आपको सेटिंग करते हैं तो उससे आपके पास ग्लेयर कम हो जाता है। अच्छा, लाइटिंग सिस्टम, अभी लाइटिंग सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, lighting system का general uniform illumination. In this system, light sources are spread out evenly without regard to the location of the workstation. ठीक है, the average level of illumination should be equal to the level of illumination required for the task that will be carried out. Should be it should conform to three fundamental characteristics. भाई जो लाइटिंग सिस्टम है ना, सबसे पहला है जनरल यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। मतलब यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का मतलब है कि ये जो केस होता है, मैं इसको कहूँ जिस तरह शादियों में या आपके पास जलसे गांव वगैरह में जो लाइटें लगाई जाती है ना, वो क्या होता है, वो हर लाइट इक्वल डिस्टेंस पे बस एक बिछा दी जाती, लगा दी जाती है। वो इस चीज को चेक नहीं करते कि कहाँ पे ज्यादा चाहिए कहाँ पे कम, सिवाय स्टेज के, स्टेज पे वो ज्यादा लाते हैं,
मगर यूजुअली जो लाइटिंग होती है रात के टाइम में, वो बड़े जलसे वगैरह हो या जुलूस हो, तो वो एक स्मूथ एक किस्म की जो ना लाइट सीधी-सीधी जा रही होती है। मतलब एक बल्ब, फिर मिसाल लो 5 फीट के बाद दूसरा बल्ब, फिर 5 फीट बाद तीसरा एंड सो ऑन, और एक जैसी बल्ब लगे होते हैं। तो इस तरह के जो लाइटिंग सिस्टम को कहते हैं ना, मतलब इस तरह की लाइटिंग सिस्टम हम जब लगाते हैं, इसको हम कहेंगे यूनिफ़ॉर्म इल्यूमिनेशन। बात समझ में आई या नहीं आई अभी? जी सर। कोई एग्जांपल आप अपना दें। जैसे मैं सर लाइटिंग सिस्टम जनरल यूनिफ़ॉर्म इल्यूमिनेशन का, लाइटिंग सिस्टम का तो मैंने दिया, यूनिफ़ॉर्म लाइटिंग सिस्टम का। अभी जो मैंने बताया ना यूनिफ़ॉर्म लाइटिंग सिस्टम, जी तो मैं ये चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि ये कि जो यूनिफ़ॉर्म लाइटिंग सिस्टम है, इसकी कोई एग्जांपल दो आप। सर जैसे कोई भी दे दो, कोई एक तो ये नहीं सर, मतलब एलईडीज होती है सर, मतलब ये भी जैसे देखा जाए तो सर ग्लेयर ही होता है, यानी कि अगर कोई मतलब जो है लाइटिंग वगैरह सर जहाँ ज्यादा हो तो सर उसको यानी कि इल्यूमिनेशन कर सकते हैं सर। जैसे मतलब जिस सरफेस से सर जैसे लाइट पड़ रही है वो सर जहाँ पर पड़ रही है सर, तो सर नहीं, उसको सर हम कह असल सकते में हैं। मैं अभी जो पूछने जा रहा हूँ ना, वो तो हो गया लाइटनिंग, ठीक है। जी सर। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको वो लाइटनिंग सिस्टम, मैंने वो हमने ग्लेयर रिड्यूस करने के पहले फैक्टर्स जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं वो हमने पढ़े। फिर उसको डिफरेंट तरीके से, मतलब डिफरेंट लोकेशन या रिफ्लेक्टर्स वगैरह इस तरह की चीजें लगा के हम ग्लेयर को कम कर सकते हैं। वहां तक हमने ग्लेयर को एंड किया। अब हम आ रहे हैं, टॉपिक जो है वो है लाइटनिंग सिस्टम। लाइटनिंग सिस्टम मतलब ये है कि जो हम बल्ब वगैरह लगाते हैं, लाइटनिंग करते हैं ना, क्योंकि देखो मिसाल शादी में जाते हैं उसका अलग है, एक आप क्रिकेट पे जाते हैं तो लाइटिंग सिस्टम उसका अलग तरीके से लगता है। इस तरीके हर चीज का अपना कुछ ना कुछ लाइटिंग सिस्टम है ना। तो और कहीं पे किस तरह, मिसाल और अगर आप जो म्यूजिक वगैरह की जगह पे देखें तो वहां पे एक अलग किस्म का लाइटिंग टाइप सिस्टम होता है, ठीक। तो ये जो है इनको हम कहते हैं लाइटनिंग सिस्टम। मतलब जो बल्ब या रोशनी के जो हम बनाते हैं कि किस तरह लगने चाहिए, क्या होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए। मतलब हॉस्पिटल में जाए तो उस तरफ अलग है, घरों में नॉर्मल अलग है। अब फॉर सपोज आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इसलिए भी जरूरी है ये टॉपिक कि आप जो है जब एक बिल्डिंग में, क्योंकि एक हमारा ना इलेक्ट्रिकल वालों का बहुत सारे काम है, और एक जॉब नेचर ये भी है कि बिल्डिंग जो होती है ना, बिल्डिंग मिसाल 2 मरला 3 मरला नॉर्मली सिंपल वाली तो ऐसे होते हैं, जो बाकी बिल्डिंग बने उसमें प्रॉपर लाइटिंग जो है ना, आपको इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह पूरे बिल्डिंग का बनाना पड़ता है, सिस्टम होता है। और वो बनता कब है, आरसीसी बिल्डिंग में आपके पास पहले ही उनके प्लान्स बनाने होते हैं, ठीक है। ये पूरा एक फील्ड है, और इसमें भी इसकी ऑडिटिंग होती है पहले। इससे रिलेटेड ऑडिटिंग इस तरह होती है कि पहले देखा इसमें ये देखते हैं कि कितने रूम बनेंगे, किस साइज के होंगे, बल्ब वगैरह कितने लगेंगे, क्या होगा, और फिर उनका लोड कितना होगा एस्टिमेट करते हैं। फिर उस हिसाब से उसकी वायरिंग होती है, क्योंकि एक दफा किसी बिल्डिंग में आप वायरिंग कर देते हैं तो उसके बाद फिर उस बिल्डिंग में दोबारा चेंजेस करना वायरिंग वगैरह का मुश्किल होता है। पता है आपको, आपने देखी होंगी चीजें। तो ये पहले दफा में आपको सारी चीजें एस्टिमेट करनी होती हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनके एक्सपीरियंस होता है उन चीजों का, तो उनको पता है। मगर आप जो बेसिक आइडियाज तो पता हो ना। तो हम जो अभी वो पढ़ रहे हैं कि लाइटनिंग सिस्टम जो है उसके किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। उस हवाले से तो पहला यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि भाई लाइट बस हम ये नहीं देखते हैं, हम सीधी सीधी लाइनें लगा देते हैं ऐसे ही। जैसे जलसे में गए, ये बल्ब, ये वायर है, एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब, इस तरह सारे। फिर दूसरी लाइन, वो इस चीज का ख्याल नहीं करेंगे कहाँ पे ज्यादा रोशनी चाहिए, कहाँ पे कम, बस एक सीक्वेंस में एक पूरे
फॉर्मल यूनिफॉर्म तरीके से लाइट में लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको, इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। जी सर, जैसे यानी कि मतलब वो लगा देते हैं सर, वो ऊपर वायर वगैरह से कनेक्ट करके लगा देते हैं लाइन से, या वो खंभों वगैरह वजह से लगा देते हैं एक साथ ही, यानी कि काफी लाइट्स होती हैं। हाँ, मतलब इस तरह की चीजें जो हैं। जी 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 सर। सो बात क्लियर है ये? जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इस तरह की बातें। अब हमारा जो उसमें जो पॉइंट्स जो आपको फंडामेंटल कैरेक्टर्स का मतलब है जो ऐसा सिस्टम हो जो ये इस तरह की चीजें उसमें हो, वो नीचे 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे। टू बी इक्विप्ड विद एंटी ग्लेयर डिवाइसेस। एंटी ग्लेयर डिवाइसेस का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके पास ग्लेयर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्या हैं, तो उसके सामने ऐसे रिफ्लेक्टर्स वगैरह इस तरह के लगा दिए जाए ताकि ग्लेयर कम हो जाए, ठीक है। रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं अक्सर कि इससे ग्लेयर वाकई कम हो जाता है, ठीक। डिफ्यूजर्स होते हैं, मतलब वो आपको ना इतनी लाइट चुभेगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको रिड्यूस करते हैं। अच्छा, इट शुड डिस्ट्रीब्यूट ए फ्रैक्शन ऑफ द लाइट टुवर्ड्स द सीलिंग एंड अपर पार्ट ऑफ द वॉल। मतलब आपको अपने लाइटिंग जब आप कर रहे हो ना किसी घर में, तो ऐसे तरीके से करना है कि उसकी कुछ ना कुछ रोशनी जो है ना छत तक भी जाए। ऐसे ना हो कि मिसाल और आपने ऐसी लाइटिंग की कि छत का रोशनी जा ही नहीं रही, ऐसे ना हो। मतलब उसकी कुछ ना कुछ रोशनी जो है वो छत तक भी जाए। मतलब आपको जो भी लाइटिंग करिए स्कीम बनानी है, उसमें ये चीजों का क्या करना है। द लाइटिंग सोर्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एज हाई एज पॉसिबल to minimize the glare and achieve illumination that is as homogeneous as possible। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, इसमें क्या है कि आप अपना लाइटिंग सिस्टम बनाए तो उसमें ऐसा सिस्टम करें कि थोड़ा सा जो मिसाल रूम में लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, उसको कोशिश करें इतना हाई रखें कि नीचे जो है आपके पास जो रोशनी ना एक जैसी है। अब फॉर सपोज आप जो है ना बल्ब लगा रहे हैं, एक ये छोटा बल्ब लगा है और ये 300 वाट का फॉर सपोज लगा दिया, और यहाँ पे फिर 100 वाट का लगा दिया, सपोज करें। तो क्या होगा, ये नीचे यूनिफॉर्म नहीं होगी, इस जगह पे रोशनी ज्यादा होगी और इधर रोशनी कम होगी। अगर आपको अपने को लाइटिंग सिस्टम ऐसा बनाना है कि मिसाल लो यहाँ पे 100 वाट का है, यहाँ पे 100 वाट का है, तो इसको थोड़ा जो 300 वाट का थोड़ा ऊपर लगा देंगे ना, तो नीचे यूनिफॉर्म लाइट आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? तो एक्चुअल में हमें जो जी सर। जो चाहिए होगा ना, जो मेन फील्ड ऑफ विजन, मतलब जहाँ पे हम देख रहे हैं इधर उधर लाइटिंग करनी है, वहां पे होमोजीनियस हो। ये है लाइटनिंग जो यूनिफॉर्म लाइटिंग जो सिस्टम। इसकी अब तस्वीरें आप देखें, ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास बल्ब लगा हुआ है, ये 1 2 3 4 5, और सबका एक दूसरे के साथ डिस्टेंस ना एक जितना है, देख रहे हैं आप। तो इस सिस्टम को जी सर। हाँ, तो इस तो हम जनरल यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन सिस्टम होता है। डिफरेंट जगहों पे इसको यूज किया जाता है, जैसे जल से गाँव वगैरह में टेम्पररी बेसिस होती है ना चीजें, उसमें ये यूज होता भी है, डिपेंड करता है। अच्छा, अब दूसरा है लोकल इल्यूमिनेशन। फिर लोकल और जनरल इल्यूमिनेशन में डिफरेंस क्या है? लोकल जनरल में ये कि मिसाल लो एक जो होता है, हम ना हर जगह पे यूनिफॉर्म हमें चीजें नहीं चाहिए होती। नॉर्मली फॉर सपोज आपका जो स्टोर रूम होता है, उधर इतने ज्यादा बल्ब नहीं लगा दिए जाते, वहां पे 1 2 लगा दिए जाते हैं, बस थोड़ा और थोड़ा नजर आ रहा हो चीजें और रखी कहीं, ठीक। उसके बाद आपका जो लिविंग रूम होता है, वहां पे रोशनी ज्यादा होती है, और जो स्टडी रूम वगैरह होता है उसमें तो लोग नॉर्मली थोड़ी जो है ना जो आम लाइफ से वहां पे रोशनी ज्यादा रखते हैं, बल्ब ज्यादा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि रोशनी में आपके पास ज्यादा जो पढ़ना जब होता है स्टडी में, तो आपको ज्यादा फोकस चाहिए होता है, तो ज्यादा चीजें क्लियर नजर आ रही हो आपको। तो इस वजह से या अक्सर ना स्टडी लैंप्स होती हैं, ये मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, एक लैंप होती है टेबल के साथ ही पड़ी होती है, जो उसको आप खोलते हैं तो उसकी रोशनी सिर्फ किताब के ऊपर है। और जो हाँ, अच्छा हुआ भी याद आ गया ना, जो रिफ्लेक्टर्स या वो डिफ्यूजन वाला है ना, वो वही है जो किताबों में नहीं, आपने मूवीज में ये जिस तरह देख रहे हैं ना, ये ये रिफ्लेक्टर्स हैं। इससे क्या होता है, हालांकि नीचे लाइट लगी होती है, मगर फिर भी आपको उसका ना वो इम्पैक्ट ग्लेयर नहीं होता। ऐसा हुआ है, शायद आपने कभी किया हो। हमदर्द की लाइब्रेरी में जाएंगे, जो हाइट की लाइब्रेरी में,
तो नीचे जो स्पेशल जो है ना सिंगल के लिए वो अलग बने हुए हैं। कभी ट्राई किया उसको लाइब्रेरी में बैठ के? जी 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 सर। तो उसके नीचे आप हर टेबल के नीचे देखेंगे वो जो लकड़ी का जिसमें इंडिविजुअल कोई स्टडी करना चाहे तो वहां पे नीचे उसके रॉड भी लगी हुई है। कभी उसको ओपन जी किया? जी सर। जी सर। तो वो क्या एक्चुअल में स्टडी लैम्प के, क्योंकि स्टडी के लिए आपको ज्यादा लाइट चाहिए तो स्पेसिफिक उस पे वो लगाई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से वो ये जो है ना रिफ्लेक्टर से उस तरह स्टडी लाइट लगा दी जाती है। बात क्लियर हो गई? अब देखो ये क्वेश्चन इसमें एग्जाम्स में इस तरह के ही होंगे, मगर ये चीजें हैं कॉमन, हम चीजें रोजमर्रा देखते रहते हैं। तो आपको ये समझ होगी तो फायदा होगा, आपको ना चीजें इतनी याद नहीं करनी पड़ेंगी, बस एग्जाम में आप अपने आप को इमेजिन करेंगे छोटी मोटी चीजें और आप लिखते जाएंगे। ठीक। अच्छा, लोकल और जनरल इल्यूमिनेशन में क्या हो गया? दिस सिस्टम ट्राइज टू रीइंफोर्स द जनरल इल्यूमिनेशन स्कीम बाय प्लेसिंग लेंस क्लोज टू द वर्क सरफेसेस। ठीक है, these types of lens often produce glare and reflectors should be placed in such a way that they block the sources of light from the direct side of the worker। मतलब ये जिस तरह हमने कहीं पे ऐसे काम है, यहाँ यूं कहूँ आपके पास एक जनरल इल्यूमिनेशन भी लगी हुई है, मगर जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन थिएटर के लिए अलग लाइट होती है, लैंप होती है जो जिसकी इल्यूमिनेशन बहुत ज्यादा होती है। हमने हमने देखा था ना ऑपरेशन थिएटर वाला। तो क्यों वहां पे चाहिए ज्यादा? क्योंकि वहां पे काम की नेचर ही ऐसी है, जिस तरह पिच पे ज्यादा चाहिए क्योंकि वहां पे काम की नेचर ऐसी है। तो इस तरह के जो आपके पास सिस्टम है, जो लोकल सिस्टम है, इसमें एक तो आपके पास जनरल इल्यूमिनेशन सिस्टम है, मगर जो वर्क के हिसाब से आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए उसमें क्या कहते हैं, जो ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट चाहिए होती है, तो वहां पे फिर आप लैंप्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो these types of lamps often produce glare, और इस तरह की लैंप्स अगर लगा दी जाती है तो उसमें अक्सर ग्लेयर होता है। ठीक, तो उसको कैसे कम किया जाता है? जिस तरह स्टडी लैंप में आप जो है रिफ्लेक्टर्स या रिफ्लेक्टर्स लगा देते हैं तो उससे आपका ग्लेयर कम हो जाता है। The use of localized illumination is recommended for those applications where visual demands are very critical, such as levels of illumination of 1000 lux or greater। अच्छा, ये जो लोकलाइज इल्यूमिनेशन का कहाँ पे जरूरत पड़ती है? जहाँ पे आपके पास लाइट की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मैंने एग्जांपल हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का दिया, लाइब्रेरी में आपके पास स्टडी टेबल पे दिया। इस तरह के और भी रोजमर्रा की जिंदगी में काम होते होंगे डिफरेंट नेचर के। जिस तरह मिसाल तौर जो गोल्ड जो जो सोनारा होता है ना, सोनारा जो भेजते हैं या बनाते हैं हार वगैरह, ये जो आपने सुने हुए होंगे। जी जी सर। वहां पे उनके काम की नेचर भी ऐसी है, अगर वो रात के टाइम में करेंगे तो उनको रोशनी ज्यादा चाहिए। तो इस तरह की डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे रोशनी ज्यादा चाहिए वहां पे लोकलाइजेशन सिस्टम लगा दिया। लोकलाइजेशन क्या है कि जनरल इल्यूमिनेशन के साथ वर्क स्पेसिफिक वहां पे भी लैंप्स वगैरह लगी हुई हैं। Generally, visual capacity deteriorates with the age of the worker, which makes it necessary to increase the level of general illumination or to send it with localized illumination। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉर्मली हम जैसे जैसे उम्र के साथ ढलती है ना, तो आपको रोशनी की ज्यादा जरूरत पड़ती है देखने के लिए चीजें। जिस तरह हमारे बड़े एजेड वगैरह जो होते हैं, आपके दादा वगैरह या परदादा अगर हयात हो, या कभी इस तरह के कोई एजेड होंगे, नानी वगैरह, नाना, तो वो जो नॉर्मली क्या होता है जैसे जैसे एज गुजरती है, लाजमी नहीं है मगर वो अक्सर यूं ही होता है कि उस वो जो नॉर्मली जिस लाइट पे आप चीजें देख सकते हैं, मतलब आपको नजर आ रही होती है, वो उनपे वो नहीं देख पा रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे आपको जैसे जैसे वो भी आपको जो अगर वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं तो इन चीजों का भी ख्याल करना पड़ता है कि अगर एजेड वगैरह हैं तो उनको उस हिसाब से लोकल सिस्टम लगा दिया जाता है। बात क्लियर है? जी सर। ओके गुड। अच्छा, उसके बाद अच्छा यहाँ पर जो है ना वो एक लॉस ऑफ विजुअलिटी बता रहे हैं कि हमारा जो है विथ एज, वो जैसे जैसे उम्र ढलती है, मतलब 40 साल के बाद ऐसा ऐसा, या 35-40 के बाद ऐसा ऐसा आपकी जो रोशनी होती है वो कम होती जाती है। मतलब नॉर्मली जो चीज आप यहाँ इस उम्र में देख पा रहे हैं, वो बड़े होते होते वो उतनी रोशनी में नहीं देख पा रहे। नजर जिसको हम कहते हैं नजर कम हो जाना, बस सिंपल उस चीज का ग्राफ है। उम्र के साथ नजर कम हो जाती है ना, ये वो चीज बता रहा है। अब उसके